नमल। इलियास फातमी अपनी स्टडी में बैठा था। कंप्यूटर के सामने फाइलों का अंबार लगा पड़ा था, जिसके सफ़ात का वो स्क्रीन पे नज़र आते हिंसों से मुवाजना कर रहा था। स्टडी में सफ़ेद बत्तियां जली थीं, खिड़की के ब्लाइंडर्स बंद थे, पीछे रैक्स में तरतीब से रखी किताबें नज़र आती थीं। वो ऐनक लगाए काम में पूरी तरह मुनहमिक था, मगर उस आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। कोई आहट सी थी शायद। वो चौंक कर आगे पीछे देखने लगा, फिर ऐनक उतार कर फाइल पे धरी और कुर्सी से उठा। एहतियात से इधर उधर देखता बाहर आया। राहदारी और सीढ़ियाँ नीम रोशन थीं। सारा घर खामोश था, गहरे सन्नाटे में डूबा था। लाउंज, किचन, लॉबी, उसने बारी बारी हर जगह देखी। दरवाज़ों के लॉक्स और खिड़कियों के बोल्ट्स चेक किए, सब मुकफ़्फ़ल और पुरसकून था। वो सर झटकता वापस स्टडी में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही वापस घूमा, उसका दिल उछलकर हलक में अटक गया। सामने उसकी कुर्सी पे वो बैठा था, पैर लंबे करके उसके स्टडी टेबल पे रखे थे, यूं कि जोकर्स फाइलों को छू रहे थे, और टेक लगाए बाजुओं का तकिया बनाकर गर्दन के पीछे रखा हुआ था। नज़रें उस पे जमी थीं, और जब उसे मुतवज्जे पाया तो सर को खम देकर सलाम किया। क्या हाल है फातमी साहब? फातमी की नज़रें उसके वजूद से होती हुई मेज़ तक गई, जहाँ ब्रेडअप तोल रखा था। फारिस ने नज़रों से सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। फातमी नहीं हिला, वो खड़ा रहा। उसका जहन मुमकिन ऑप्शंस पे तेज़ी से काम कर रहा था। हाथ डोर नॉब पे हनूर जमा था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाता, क्योंकि अगर तुम शोर करके किसी को बुलाओगे तो बात फैलेगी। हाशिम सुनेगा तो समझेगा तुम और मैं मिले हुए हैं, और ये सिर्फ एक कवर अप था, एक भोंडी कोशिश, जिससे तुम इस पे ये साबित कर रहे थे कि तुम मुझसे नहीं मिले हुए। वो मज़ीद तुम पे शक करेगा। फातमी ने डोर नॉब छोड़ दिया। उसे खुशमगीन निगाहों से घूरता हुआ वो सामने आया और कुर्सी खींची। क्या चाहते हो तुम? हाशिम को अपनी और मेरी कोर्ट में होने वाली मुलाकात का जाने किस ढंग से बताया है तुमने कि वो मेरी एक एक मूव पे नज़र रखे हुए है। अब क्या चाहते हो तुम? बैठ जाओ, अपना ही घर समझो। फारिस ने फिर से इशारा किया। उसकी सुनहरी आंखों में सुकून था और बेनियाजी भी। फातमी चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर बैठ गया। एक गहरी सांस ली। क्या चाहते हो तुम? तुमने परसों कोर्ट में पेश होना है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ सच बोलो। मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो झड़क कर बोला था। ताल्लुक़ तो है, और कोर्ट में उसके बारे में बताओगे, और फिर तुम। फारिस ने जोकर्स नीचे उतार दिए, आगे को होकर बैठा और उसकी आंखों में झांका। तुम अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दोगे? फातमी की आंखें पहले हैरत और फिर नागवारी से फैली। मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे केस का जज, जूरी और जल्लाद हूँ। वो पुरतपिश से लदी आंखें उसके चेहरे पे गाड़े बोला था। आज मैं तुमसे इस्तीफ़ा मांग रहा हूँ इलियास फातमी, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो क्या करोगे तुम? मुझे जहर दोगे? मेरी बेटी को मारोगे? तुम्हारी इतला के लिए मैं उसे बाहर सेटल करवा चुका हूँ। वो तुम्हारी पहुँच से अब बहुत दूर है, वो हकारत से बोला था। मुझे तुम्हारी बेटी से कोई सरोकार नहीं है, मगर हाँ, तुम्हारे बेटे से है, तुम्हारा लाडला बेटा, जिसकी कार के लिए तुमने मेरे भाई को मसलूब किया था, जो बावजूद कोशिश और सिफारिशों के मुकाबले का इम्तिहान पास नहीं कर सका, और आजकल उसी प्राइवेट फर्म को चला रहा है जिसे उसने 2-2.5 साल पहले बनाया था। मुझे तुम्हारे बेटे से सरोकार है। क्या करोगे तुम मेरे बेटे का? वो चौंका था, मगर डरा नहीं। सिंपल, मैं उसके कमरे में उसे पंखे से लटकाकर उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। जान के बदले जान, गर्दन के बदले गर्दन। अब फैसला तुमने करना है। पिस्तौल उठाकर जेब में अड़ासा और उठ खड़ा हुआ। एक लम्हे के लिए भी इलियास फातमी से नज़रें नहीं हटाईं। तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, वो बेताबी से बोला, मगर डरा अब भी नहीं था। मैंने कहा ना, फैसला तुम्हें करना है। अदालत में सच बोलो, वरना तुम्हें तुम्हारे लाडले बेटे की लाश बहुत जल्द पंखे से झूलती मिलेगी। फिर हाथ माथे तक लेकर सलाम किया। फिर मिलते हैं, और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे बाद वो वैसा ही सन्नाटा छा गया। इलियास फातमी उसी तरह बैठा रहा। उसके चेहरे पे गुस्सा भी था और तफक्कुर भी, मगर खौफ नहीं था। उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। फारिस इस हाउसिंग सोसाइटी की तारीख स्ट्रीट में कदम उठाता आगे बढ़ रहा था, जब जेब में रखा फ़ोन थरथराया। उसने चलते चलते उसे निकाला। स्क्रीन देखकर लब मुस्कुरा उठे। उसने फ़ोन कान से लगाया। जी हुक्म। कहाँ हो? खफा खफा सा पूछा गया। उसके साथ हूँ।
वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। जुमर खामोश हो गई, फिर लहजा सरसरी सा बनाया। मुझे पूछना था कि बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है ये, पहले भी आया हूँ मैं यहाँ, मगर आज ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तुम क्या कह रही थी? सुमन ने जब्त से गहरी सांस ली। मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हारी ब्लू वाली शर्ट, यार वैसे बहुत अच्छा खाना है इधर का, और ये कैंडल्स भी बहुत अच्छी हैं, या शायद मेरा मूड अच्छा है, पता नहीं क्यों मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। फारिस, उसने मुश्किल उबलते गुस्से के ऊपर बंद बांधा। कल के लिए तुम्हारे कौन से कपड़े इस्त्री करवाने हैं? अगर तुम बता दो तो मैं सदाकत को। तुम ऐसे ही उस लड़की को इतना गलत समझती हो। एक मासूम ख्वाहिश थी उसकी यहाँ खाना खाने की, और वो मैंने पूरी कर दी। उसने तुम्हें वो सबूत दिया या नहीं? वो तेज़ी से बोली। ओह, वो तो मैं भूल गया, असल में बातों में इतना मगन हो गया था कि तुम जुमर का बस नहीं चल रहा था उसको फ़ोन के अंदर से ही शूट कर दे। तुम ना आज रात घर ना आना, मतलब इजाज़त दे रही हो उसके घर रुकने की? सादगी से पूछा था। जुमर ने आंखें मीच कर कनपट्टी से हिलाई, फिर आंखें खोली और तीखे लहजे में गोया हुई। तुम्हारे कपड़े अब मैं कोई इस्त्री विस्त्री नहीं करवा रही, खुद करना। और फ़ोन खट से रख दिया। उसका चेहरा तमतमा रहा था और तनफ़ुस तेज़ तेज़ चल रहा था। 2 नंबर आदमी। अगली सुबह शहर पे उतरी तो ऐसी गर्म और हब्स आलूद कि गोया पत्थरों को भी पिघला देगी। मुकामी छुट्टी की वजह से सारा को ऑफिस नहीं जाना था। वो यूं ही सुस्ती से बिस्तर में लेटी रही, इसी भी बंद नहीं किया। अमल और नूर कब की उठ चुकी थीं और यकीनन इस वक्त नाश्ता कर रही थी। सारा तकिए पे सर रखे छत को तकती रही। रह रह कर जुमर और फारिस पे गुस्सा आ रहा था। कोई भी उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब खुद गर्ज बने हुए थे। वो अपनी ही सोचों में डूबी, कभी कभी से किसी दूर गैर मरई नुक्ते को देखती, कभी सर झटकती। उसे सारी दुनिया से शिकायतें हो रही थीं। वो सुस्त सी सुबह करीबी शहरों पे भी तुलू हो रही थी। अलबत्ता पेशावर के जेस प्लाजा पे सूरज इस वक्त अपनी सारी हिद्दत बरसा रहा था। उसमें मौजूद लोग कहीं से भी सुस्त नहीं लगते थे। जेरे तामीर प्लाजा के सीमट ज़दा सतून और पै दर पे मंजिलों पे लगे मिट्टी और बजरी के ढेर से एक तरफ नज़र डालो तो एक बालाई मंजिल पे हाशिम कारदार खड़ा दिखाई देता था। वो प्लाजे के एक वसी और इस बाल के दहाने पे खड़ा था, जिसकी खिड़की की जगह खिला थी। अभी चार दीवारी, दरवाजे, खिड़कियाँ तामीर नहीं हुए थे, सिर्फ ढांचा सा सतूनों के जरिए खड़ा था, और इस वसी खिला से गोया नीचे सारा शहर दिखाई देता था। हाशिम नीचे नजर आते मंजर से बेनियाज बरहम मूड में खड़ा था। नेवी ब्लू कोट पहने, बाल जल से जमाए, वो माथे पे बल लिए सामने वाले शख्स को घूर रहा था, जो कान खुजाते हुए कह रहा था, ये आपसे किसने कहा कि हम आप पे एतमाद नहीं करते या आपका मुतबादिल ढूंढ रहे हैं? लोग बातें कर रहे हैं। वो दांत पे दांत जमाकर बोला, कारदार साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हमें आपके साथ ही काम करना है। हाँ, ये ठीक है कि उस सदी यूसुफ ट्रायल से आपकी पोजीशन ख़राब हुई है, लेकिन हम आपके दोस्त हैं, आपको मुश्किल से निकालने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तो फिर ठीक है, वो संजीदगी से बोला था। मुझे उस लड़के सदी यूसुफ को दहशतगर्द साबित करना है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो सिर्फ थर्कोल का इंजीनियर नहीं था, वो एक रॉकेट साइंटिस्ट था, जिसका मतलब ये है कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा है। ऐसे लोग माचिस की डिब्बी से भी बम बना सकते हैं। मुझे उसको टीटीपी का पंप मेकर साबित करना है, और आपको मेरी मदद करनी होगी। हो जाएगा साबित, आप फिक्र ही ना करें। आप बताएं आपको हमसे क्या चाहिए? वो पूरी जिम्मेदारी से उसे यकीन दिला रहा था। सैकड़ों मील दूर इस्लामाबाद में सारा अपने कमरे से बेदिली से निकली थी। बालों को जोड़े में बांधा और पैरों को नरम फर के बने चप्पलों में घसीटती। वो सुस्त रवि से डाइनिंग टेबल तक आई। जकिया बेगम पिछले चंद दिनों से किसी फुदकी के पास गाँव गई हुई थी। आजकल में वापसी थी। उनके बगैर घर उदास लगता था। मुलाजमा उसे देखते ही नाश्ता पूछने लगी। बच्चों ने नाश्ता किया है? वो फलों की टोकरी से मतलूबा फल ढूंढते हुए बोली थी। जी, कर लिया है। अभी कहाँ हैं? बाहर लॉन में खेल रही हैं। इतनी गर्मी में कौन सा खेल खेल रही हैं? वैसे तो सारा दिन मोबाइल और टैबलेट होते हैं हाथ में, जाओ उनको अंदर लेकर आओ। वो खफा हुई तो मुलाजमा फ़ौरन बाहर को लपकी। सारा सेल फोन पे उंगली नीचे फेरती ईमेल्स देखने लगी। दूसरे हाथ में सेब था जिसे वो खा रही थी। तभी मुलाजमा दौड़ती हुई आई। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा! सारा ने चौंक कर चेहरा उठाया। वहशतज़दा बौखलाई हुई मुलाजमा हाँफती काँपती उसकी तरफ आ रही थी। सारा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। सारे वहमें, सारे डर दोस्त साबित होने वाले थे।
बच्चियाँ बाहर नहीं हैं, चौकीदार कह रहा है। वो ज़रा देर को बाथरूम गया था, फिर वापस आया तो बच्चे नहीं नजर आए। उसने समझा अंदर चली गई हैं। सेब, सेलफोन, हर शय उसके हाथ से फिसली थी। वो इसी तरह बाहर भागी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था और सांस रुक रुक कर आ रही थी। लान वीरान पड़ा था, बरामदा खाली था। पोर्च में खड़ा चौकीदार अफसोस से हाथ मल रहा था और उसके हाथ में कुछ था भी सही। सारा हवास पाख्ता उसकी तरफ भागी। कहाँ है अमल और नूर? आवाज़ घटी घटी सी निकलती थी। वो पागलों की तरह आगे पीछे देख रही थी। मुझे तो पता ही नहीं चला बेगम साहिबा। ये देखें, ये गेट के अंदर पड़ा मिला है। सारा ने करीबन झपटने के अंदाज में वो कागज़ थामा। आपके बच्चों को आपकी इजाज़त के बगैर लेकर जाने के लिए बहुत माजरत, मगर परसों की तारीख को यादगार बनाने के लिए ये ज़रूरी था। HYY परसों तारीख। सारा का दिल दूर अंदर डूबता जा रहा था। उसकी बेटियों को कौन लेकर गया था? सब अयां हो गया था। मोर शाल में भी वो सुबह सुस्त सी तलू हो रही थी। छुट्टी के बायस नुसरत को रेस्टोरेंट जल्दी जाना था, इसलिए वो किचन में खड़ी हसीना को तेज़ तेज़ हदायत दे रही थी। साथ ही पर्स में मोबाइल और पटवा भी अड़स रही थी। आज एक अहम ब्रंच और फिर 2 सालगिरह की तकरीब है। मैं घर नहीं आ सकूँगी। तुम यूँ करना कि उनकी आवाज़ बाहर डाइनिंग रूम तक आ रही थी, जहाँ जुमर लाताल्लुक़ सी कुर्सी पर बैठी चाय के घूंट भरती अपना मोबाइल देख रही थी और वो उसके मुकाबिल कोनिया मेज़ पे टिका कर बैठा, मग हाथ में लिए आंखें उस पे जमाए हुए था। फिर दफातन वो खंगारा, वो नज़रअंदाज किए रही। कल रात में अब्बा आपने अखबार पढ़ लिया है तो मुझे दे दें। वो कुर्सी पे पीछे को घूमी और लाउंज में बैठे अब्बा को पुकारा। वो ऐनक नाक पे लगाए अखबार खोले, सर झुकाए जवाबन बोले, तुम कब से सुबह सुबह अखबार पढ़ने लगी? सारी खबरें तो मोबाइल में पढ़ लेती हो। फारिस हल्का सा मुस्कुराया। ये देखना चाह रही है कि शायद मेरी तीसरी शादी की खबर लगी हो। जहाँ जुमर ने मुड़कर उसे घूरा, वहाँ अब्बा ने भी नज़रें उठाकर उसे देखा। फारिस की मुस्कुराहट सिमट गई। मजाक कर रहा था और ज़रा रुख मोड़कर चाय पीने लगा। सारा ख़ानदान ही। दफातन उसका सेल फ़ोन बजने लगा। उसने आम से अंदाज में मोबाइल उठाया, फिर ज़रा ठहरा। सारा का फ़ोन? हल्का सा बड़बड़ाया। जुमर चौंक कर उसे देखने लगी। शायद वो विटनेस प्रेप के लिए आना चाहती हो। जुमर को अब भी उम्मीद थी। फारिस ने मोबाइल कान से लगाया और बशाशत से हेलो कहा। दूसरी तरफ से उसके अल्फाज सुनकर उसकी रंगत बदली। अबरू इकट्ठे हुए। चौंक कर जुमर को देखा, फिर जी जी करता उठ खड़ा हुआ। वो कमरे की जानिब बढ़ गया। किसी अनहोनी का एहसास था या क्या? जुमर उसके पीछे लपकी। जब तक वो अंदर आई वो फ़ोन रख चुका था और वॉलेट और चाबियाँ उठा रहा था। चेहरे पे शदीद परेशानी थी। क्या हुआ? फारिस चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर दबी आवाज़ में बोला, वारिस की बेटियाँ, सुबह सुबह कोई उनको ले गया है। सारा बहुत रो रही है, हमें उसके पास जाना होगा। ओ मेरे अल्लाह! उसका दिल दहल गया था। मैं नुसरत भाभी को। वो मुड़ने लगी थी कि फारिस ने बाजू से पकड़ कर उसे रोका। उनको और बड़े अब्बा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हुनैन और उसामा वैसे भी सो रहे हैं। ख्वाह बात मज़ीद बिगड़ेगी। सिर्फ सादी को बुलाओ और हम तीनों वहाँ जाते हैं। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। फिर वो चाबियाँ उठाए बाहर को लपका था। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था, गोया सबके दिल अंदर तक जला डालेगा। लाउंज में सिर्फ सारा के रोने की आवाज़ आ रही थी। ज़किया बेगम मुसलसल उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर वो रोई जा रही थी। जुमर सामने मखमूम सी बैठी थी और साथी बिल्कुल खामोश, सर झुकाए हुए था। वो सारा से नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। दफातन फारिस मोबाइल जेब में रखता अंदर दाखिल हुआ। हमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मुख्तलिफ जगहों पे नाकाबंदी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के ज़रिए पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस कार में सवार थे। एक दफ़ा कार मिल जाए तो फिर उनको ढूंढना आसान होगा। फिर वो उसके सामने बैठा, जिसकी आंखें रो रो कर गुलाबी हो रही थीं। सारा, हम सब आपके साथ हैं। हम उनको शाम से पहले ढूंढ लेंगे। सारा ने फीकी आंखें उठाकर उसे देखा। फारिस, मैं अपने बच्चों के बगैर क्या करूँगी? क्या उसे अल्लाह से डर नहीं लगता? वो मेरे बच्चे कैसे ले जा सकता है? हाशिम से हर चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। जुमा ने झुरझुरी ली थी। नहीं, साथी ने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाते चेहरा उठाया। हाशिम किसी बच्चे को नहीं उठा सकता। हाशिम, मेरा मतलब है वो छोटे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। नहीं। तुम्हें अब भी उससे उम्मीद है? जुमर ने बेयकीनी से उसे देखा। वो 2 बच्चों को यतीम कर सकता है, दूसरों की बहनों को इस्तेमाल कर सकता है, किसी के बच्चे को अस्पताल से अगवा करवा सकता है, मगर हाँ, वो बच्चों को नहीं उठवा सकता।
पता नहीं, सादी ने सर झटका। उसने नोट पे अपने नाम का हर्फ साइन किया है सादी, सारा रोते हुए बोली थी। और वो नोट प्रिंटेड है, हम उससे कुछ साबित नहीं कर सकते, मगर वो किसी से नहीं डरता। फिर उसने फारिस को देखा। प्लीज़ मेरे बच्चे वापस ला दो मुझे, कुछ करो फारिस, मैं आपसे कह रहा हूँ ना सारा, वो शाम से पहले घर होंगी, आप थोड़ा सा हौसला करें। वो उसे मुसलसल तसल्ली दे रहा था। सादी उठकर एकदम बाहर निकल गया। जुमर चंद लम्हे उसके पीछे गई। वो बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठा और आसमान को देखता कुछ सोच रहा था। वो बहुत उदास लगता था, जैसे उसका बहुत कुछ सूरज की हिद्दत में भाप बनकर उड़ गया हो, खो दिया हो। हाशिम ऐसा कर सकता है सादी? हाँ वाकई, इस दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। सादी ने तल्खी से सर झटका। वो उसके कंधे के पीछे खड़ी रही, बैठी नहीं, और वो उसी तरह दूर आसमान को देखता रहा। तो तुमने 2 लोगों की जान ली थी, उसने मौजू छेड़ा। सादी के अंदर तक अनीसी उतर गई, मगर जब्त से उसने इस बात में सर हिलाया। सेल्फ डिफेंस। हाशिम तुम पे हमला करवा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। वो सब हाशिम ने नहीं, उसकी माँ ने करवाया था। क्यों? वो चौंकी। ये बात उसके लिए नई थी। वो मुझसे खौफज़दा थी। मेरे पास एक राज है उनका। कैसा राज? अकब से आते फारिस ने पूछा। वो भी इस बात पर चौंका था। जुमन ने मुड़कर उसे देखा। दोनों ने हैरान नज़रों का तबादला किया, मगर सादी उसी तरह बैठा रहा। भी बताने का फ़ायदा नहीं है, और इस वक्त तो कतई नहीं। फिर उसने आंखों को उंगलियों से मसला। मुझे सारा खाला को कभी यूँ फोर्स नहीं करना चाहिए था गवाही के लिए। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जिम्मेदार हूँ इस सब का। फारिस ने उकता कर उसे देखा। विल प्लीज़ शट अप, और वापस अंदर की तरफ मुड़ गया। माहौल हनूज बोझल था और वो दोनों बिल्कुल चुप खड़े थे। कहने को गोया कुछ भी नहीं रहा था।